अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस दफ़ा जो हमारा प्रैक्टिकल है बेसिकली इट इज़ अबाउट ट्रसेस। तो आई थिंक आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के जो सब्जेक्ट स्टैटिक्स पढ़ा होगा उसके अंदर आपने जो है वो ट्रसेस पढ़ी होंगी, ट्रसेस के न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व किए होंगे। तो यहाँ पे अगर आप एक सामने जो पिक्चर में एक नेटवर्क ऑफ स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे आपको, ये बेसिकली न्यूजीलैंड की एक हार्बर है, ठीक है, जिसमें ये पूरे ट्रसेस के नेटवर्क स्ट्रक्चर हैं। सो द पर्पज़ ऑफ दिस पिक्चर इज़ कि आपको ये ना लगे कि बस वो जो स्टैटिक्स की किताबों में ही ना आपको बस ट्रसेस मिलती हैं, बल्कि ट्रसेस का असल में काम जो है वो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में है, ठीक है, जहाँ भी आप स्ट्रक्चर से डील कर रहे होते हैं। सो यूजुअली वी हैव ट्रसेस। तो यहाँ पे ये जो पिक्चर है इसमें काफ़ी सारी क्योंकि ट्रसेस हैं इसलिए मैंने ये शामिल किए हैं। अब हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। देखें, इंजीनियरिंग में तो बेसिकली ये स्लेंडर मेंबर्स होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में काम आता है इनका, और ये यूजुअली फैब्रिकेट किए जाते हैं मेटल के या टिम्बर के पीसेस से, ठीक है। फिर आपने देखा होगा ट्रस जब भी ट्रसेस होते हैं तो वो ये जो मेंबर्स होते हैं मेटल के मेंबर्स यूजुअली होते हैं। ये अभी जो पिछली पिक्चर दिखाई थी उसमें भी वो मेटेलिक था। तो ये जो मेंबर्स होते हैं ये यूजुअली ट्राइंगल, बहुत सारे ट्राइंगल्स भी फॉर्म कर रहे होते हैं जगह जगह, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है लाइंग इन अ सिंगल प्लेन। अब वैसे तो अगर आप देखें लास्ट पिक्चर जो मैंने आपको दिखाई थी तो इसमें ये पूरे थ्रू आउट द स्पेस यहाँ पे नेटवर्क ऑफ ट्रसेस हैं, ठीक है। लेकिन फॉर अ गिवन ट्रस, लेट्स से अगर इसकी बात करें, सिर्फ इस वाले की जो एक्स में बना हुआ है, सही है, यहाँ पे, और ये इसका आगे मज़ीद कंटिन्यूएशन में चल रहा है, तो ये एक सिंगल प्लेन में यानी सिंगल 2 डायमेंशन में आ रहा है, ठीक है। मतलब आई थिंक आप समझ गए होंगे बात। अब ये इसकी बात करेंगे, ये जो बॉटम पे नज़र आ रहा है आपको, ये पूरा प्लेन एक ही है, 2 डायमेंशनल प्लेन है कि जिसके अंदर ये पूरी ट्रसेस लाया करनी है। थर्ड डायमेंशन में क्योंकि आप इसकी बाकी 2 डायमेंशंस के मुकाबले में बहुत मामूली समझ सकते हैं। अब फिर दूसरी चीज़ ये कि आप ये जो ट्रसेस पढ़ रहे होते हैं, जब आपने इंजीनियरिंग स्टैटिक्स में भी ट्रसेस पढ़ी तो दैट इज़ बेसिकली रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, ठीक है। और जब आप रिजिड बॉडी मैकेनिक्स पढ़ते हैं सो यू इग्नोर द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो हम ट्रसेस में बेसिकली डिफॉर्मेशन होती भी नहीं है, इसीलिए इनको रिजिड बॉडी मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। वरना जो जिन चीज़ों में डिफॉर्मेशन होती है या हमारे पास जो है वो बेंडिंग वगैरह होती है तो उनको फिर आप पढ़ते हैं मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स में। आगे चलते हैं। ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ठीक है। वही गंट कंपनी है, उसका SE110.21 ये मॉडल है, और फोर्सेस इन वेरियस सिंगल प्लेन ट्रसेस, इसका ऑब्जेक्टिव यही है। इसके पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है, इनका क्या मकसद है सबका। आगे की पिक्चर में आपको ये इनके पार्ट्स भी शो हो जाएंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली हमारे पास मतलब आपको क्या इन चीज़ों से जो ये एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करें या इसके बारे में अगर पढ़ें, सो व्हाट वुड यू बी एबल टू नो। पहली चीज़ ये कि मेजरमेंट ऑफ बार फोर्सेस इन वेरियस सिंगल प्लेन ट्रसेस, यानी जो ट्रस के जो एक एक सिंगल बार हैं उसमें जो फोर्स की वैल्यूज़ हैं वो आपको पता करनी आनी चाहिए, ठीक है। फिर आपको ये पता होना चाहिए किस तरह जो बार की फोर्सेस हैं वो एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड कर रही होती हैं, और एक्सटर्नल फोर्स के मैग्नीट्यूड पे, उसकी डायरेक्शन पे और उसके लाइन ऑफ एक्शन पे या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे किस तरह डिपेंड कर रही होती है। यानी जो एक्सटर्नल फोर्स है और जो इंडिविजुअल बार्स हैं, क्योंकि देखिए ना ये नेटवर्क, ये बार्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं तभी तो ट्रसेस बनी है। तो हर बार में जो फोर्स है वो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फोर्स से लिंक्ड है, और एक्सटर्नल फोर्स की फोर्स है तो फोर्स की जाहिर सी बात है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और तीसरी चीज़ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या लाइन ऑफ एक्शन। फिर उसके बाद कंपैरिजन है, क्योंकि देखें यहाँ पे आप प्रैक्टिकल जो हमारा ये इक्विपमेंट यूज़ किया जा रहा है ये प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, तो फिर इसको हम थ्योरेटिकल से कंपेयर भी करते हैं, ठीक है ना। थ्योरेटिकल या मैथमेटिकल मेथड जो आपने स्टैटिक्स में पढ़े भी होंगे, और एटलीस्ट ये दोनों नहीं तो एक तो पढ़ा होगा, मेथड ऑफ जॉइंट्स,
ठीक है, तो इनको ज़रा रिवाइज करा देंगे अभी हम आपको। ऐसा नहीं है कि हम आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं कराएंगे, लेकिन वील रिकॉल द कॉन्सेप्ट कि किस तरह हम करते थे, इसका प्रोसेस क्या होता था। ठीक है, और नंबर 2 है रिटर्स मेथड ऑफ सेक्शंस। या आपने अगर रिटर्स नहीं पढ़ा तो सिर्फ शायद नाम सुना होगा आपने मेथड ऑफ सेक्शंस। ठीक है, मेथड ऑफ जॉइंट्स एंड मेथड ऑफ सेक्शंस। तो ये स्टैटिक्स में जो है सिग्निफिकेंटली ये दो टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं व्हेन वी आर डीलिंग विद ट्रसेस, सो यू मस्ट नो बोथ ऑफ देम। फिर एक चीज़ ये कि यहाँ पे जाहिर सी बात है, हमारे पास अगर इक्विपमेंट है और इक्विपमेंट के ज़रिए हम रीडिंग हासिल कर रहे हैं, डिजिटल डिस्प्ले, ठीक है, तो इक्विपमेंट भी कोई जादू से तो नहीं बता रहा, इसके अंदर कोई सेंसर्स भी लगे हुए हैं और कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी है जिसके ज़रिए फोर्स पता करके वो आपको बताएगा। तो यहाँ पे हम बेसिकली स्ट्रेन गेजेस यूज़ करते हैं। स्ट्रेन गेजेस में भी आपको दिखाऊंगा भी कि किधर लगे हुए एपरेटस में जब उसके पार्ट्स आएंगे। तो स्ट्रेन गेजेस का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि ये स्ट्रेन को पता करने के ज़रिए और आपको फिर फोर्स बता देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो स्ट्रेन होता है वो रिलेटिव डिफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो डिफॉर्मेशन का ही हमारे पास फोर्स से एक रिलेशन भी है, अगर आपको याद हो तो हुक्स लॉ। हुक्स लॉ को ज़रा आप मॉडिफाई करें तो हमारे पास जो है वो ऐसे मैथमेटिकल रिलेशंस बन जाते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशंस भी हैं और फोर्स और स्ट्रेच के या फोर्स और एलोंगेशन या डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन भी हैं। तो स्ट्रेन के ज़रिए हमें जो है वो लोड कैलकुलेट करके दे देता है या फोर्स कैलकुलेट करके दे देता है। इसके अंदर ऐसी कैलिब्रेशन होती है और डिजिटल सिग्नल जनरेट होता है, तो डिजिटल डिस्प्ले है, फिर उसको आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। डिस्क्रिप्शन इसमें बार फोर्सेस का है, जो अभी मैंने बात की थी, अलग अलग बार्स में क्या फोर्सेस हैं। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस ट्रस फॉर्म्स, कि ट्रसेस किस किस तरह की फॉर्मेशंस होती हैं, तो उसमें 3 तरह की बताई जाएंगी। 3 तरह की यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं जो हमारे पास इक्विपमेंट है। और बार्स के साथ जो है वो स्ट्रेन गेज मेजरमेंट है टू मेजर द बार फोर्स, कि स्ट्रेन गेजेस लगे हुए हैं हर बार में ताकि आप बार के अंदर जो फोर्स है उसको पता कर सकें, क्योंकि आपको उसी के ज़रिए वो आपको डिस्प्ले देगा। फिर आगे लिखा हुआ है कि यूजुअली जो लाइट वेट स्ट्रक्चर्स होते हैं इनकी डिग्री ऑफ रिजिडिटी हाई होती है, तो ये ट्रसेस में यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो आप हॉल्स बना रहे हो या कोई ब्रिजेस बना रहे हो, या जैसे भी आपको मैंने दिखाया था कंस्ट्रक्शन, एक वो हार्बर थी, तो हार्बर पे कंस्ट्रक्शन था, कंस्ट्रक्शन वर्क, उसमें ट्रसेस यूज़ हुई थी। ठीक है, और इसमें जो ट्रसेस में जो बार्स होती हैं ये 2 तरह की फोर्सेस ही एक्सपीरियंस करती हैं, या तो टेंशन या कंप्रेशन। ठीक है, मतलब इसमें कोई आप बेंडिंग टॉर्जन वगैरह नहीं होती। अगर बेंडिंग और टॉर्जन वगैरह होगी तो फिर हम मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स की तरफ चले जाएंगे। सही, एज लॉन्ग एज दीज ट्रसेस आर जस्ट बिहेविंग एज रिजिड बॉडीज, सो वी आर डीलिंग दैम इन रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। तो आप ये बात आपको पता होनी चाहिए कि आप ये जो इंजीनियरिंग स्टैटिक्स पढ़ते हैं और इंजीनियरिंग डायनेमिक्स पढ़ते हैं, दीज आर रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, क्योंकि आगे चल के आप डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स के कोर्सेज पढ़ेंगे और वो बेसिकली मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स और फ्लूइड मैकेनिक्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो ट्रसेस हैं, ट्रसेस के अंदर सिर्फ या तो टेंशन होती है या कंप्रेशन, या तो वो खींच रहे होते हैं या खींच रहे होते हैं, मतलब उनके अंदर टेंशन होती है। ठीक है, यानी जो फोर्सेस लग रही हैं वो उसको एलोंगेट करना चाह रही हैं, तो ऐसी फोर्सेस जो होती हैं वो टेंशन की फोर्सेस कहलाती हैं, और अगर उसको दबा रही हैं फोर्सेस, तो यानी कंप्रेस कर रही हैं, तो वो कंप्रेसिव फोर्सेस हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दोबारा से फिर वही बात की हुई है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है हमारे पास, नाम उसका बता दिया, SE110.21 मॉडल है, और इसके अंदर जो है वो कई स्नैप लॉक क्लोजर्स हैं। आपने देखा ना जगह जगह नोड्स हैं, मतलब जहाँ पे ये बार्स आके मिली हुई हैं, फिक्स हुई हैं, वहाँ सर्कल्स नज़र आ रहे थे आपको। ठीक है, फिर अलग हमारे पास जो है पूरा एक वो भी है, इसका बॉक्स होता है जिसमें आपके पास डिफरेंट बार्स होती हैं और बार की लेंथ भी हैं। बार की जो है वो मुख्तलिफ लेंथ है, मतलब ये नहीं कि सारी कोई सेम लेंथ की बार्स नहीं है, डिफरेंट लेंथ है,
तो आप जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, पूरा बॉक्स होता है, सही है। और फिर ये कि ये बार्स जो हैं वो हिंज्ड होती हैं, हिंज बिल्कुल ऐसी जैसे आपके दरवाजे का एक एज हिंज्ड होता है जो आप देखते हैं। जॉइंट टुगेदर बाय नोड डिस्क्स, ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ना, जहाँ भी दो बार्स मिल रही हैं, अगर मैं दोबारा से आपको दिखाऊं पिक्चर, ये वाली ये नोड है, ठीक है, ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। आर सब्जेक्टेड ओनली टू कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्सेस या स्ट्रेसेस। ज़ाहिर है अगर फोर्स है तो स्ट्रेस भी होगा। कोई मोमेंट्स नहीं है, यानी आपको यहाँ पे बेसिकली ना तो कोई टॉर्क्स प्रोड्यूस हो, टर्निंग नहीं हो रही है, ना कोई टॉर्जन हो रही है, ना इनफैक्ट कोई बेंडिंग हो रही है, किसी इस किस्म के कोई मोमेंट्स नहीं है, बेंडिंग मोमेंट, टॉर्जनल मोमेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। कॉन्सिक्वेंटली आवर ट्रसेस कैन बी कंसिडर्ड एज आइडियल ट्रसेस। अच्छा, यहाँ पे ट्रसेस को हम आइडियल कंसिडर कर रहे हैं, मतलब जो हम कह रहे हैं वही हम फॉलो भी कर रहे हैं, यानी यहाँ पे सिर्फ अंडर टेंशन और अंडर कंप्रेशन है हमारे ट्रसेस, किसी भी किस्म की यहाँ पे बेंडिंग टॉर्जन वगैरह नहीं है। फिर यहाँ पे एक लोड एप्लीकेशन डिवाइस है, अटैच टू अ नोड डिस्क जनरेट्स एन एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा, यहाँ पे एक डिवाइस लगा हुआ है नीचे फोर्स लगाने के लिए, ये रहा, तो ये लोड एप्लीकेशन का डिवाइस है। अब इसको आप किसी इस वाले नोड से भी अटैच कर सकते हैं, चाहें तो इस वाले नोड से भी अटैच कर सकते हैं, इस वाले से भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि कोई बोले कि इस वाले से, वो तो ऊपर है ना, उससे नहीं अटैच कर सकते, बॉटम वाले किसी से भी आप इसको लोड एप्लीकेशन डिवाइस को अटैच कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास कंप्यूटराइज इसकी जो है वो कैलकुलेशन हो जाती है, क्योंकि हमारे पास एक एम्पलीफायर है, एक बॉक्स टाइप सिस्टम है जिस पे डिस्प्ले हो जाते हैं, फोर्स की वैल्यूज़ डिस्प्ले हो जाती हैं। कैसे डिस्प्ले हो जाती हैं कि जो स्ट्रेन गेज स्ट्रेन्स को मेजर करता है, उसके ज़रिए जो मैथमेटिकल फार्मूले इसमें लगे हुए हैं, ठीक है, जो कैलकुलेट करते हैं फोर्स को बाय मींस ऑफ स्ट्रेन, तो वो फोर्स जो है वो डिस्प्ले हो रही होती है। उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ होता है, FL152 ही उसका नाम बताया है कि जो FL152 जो डिजिटल डिस्प्ले बॉक्स है उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ होता है ताकि वो डाटा को प्रॉपर्ली मैनेज कर सके और ग्राफिकल फॉर्म में भी आपको शो कर सके, ठीक है। फिर उसके बाद ये कि यहाँ पे आपको ये बताया कि ऑल कंपोनेंट एलिमेंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट आर क्लियरली लेड आउट एंड हाउस सिक्योरली इन अ स्टोरेज सिस्टम। इसकी तमाम जितनी भी चीज़ें होती हैं इस इक्विपमेंट की, चाहे वो बार्स हों या वो नोड एलिमेंट्स हों या वो लोड एप्लीकेशन डिवाइस हो, इसका पूरा एक बॉक्स आता है। हाउसिंग जो होती है ना, हाउसिंग का मतलब होता है किस जगह आप स्टोर करते हैं उसको, तो ये एक प्रॉपर सिस्टम प्रोवाइडेड है हाउसिंग का, जिसके अंदर ये चीज़ें होती हैं, फिर उसी में से फिर निकाल भी ली जाती हैं और इक्विपमेंट में प्लग इन कर दी जाती हैं। अब यहाँ पे पार्ट्स के नाम बताएं। नंबर 1 आप देख सकते हैं, नंबर 1 पे ये 2 सपोर्ट्स हैं यहाँ कोने पे। सपोर्ट्स आपने वहाँ भी पढ़ी हैं जब आप स्टैटिक्स पढ़ते थे, ठीक है, जब आप मुख्तलिफ़ किस्म की बीम्स पढ़ते थे तो वहाँ भी आप सपोर्ट्स पढ़ते थे, कैंटिलीवर बीम पढ़ते थे वहाँ भी सपोर्ट्स पढ़ते थे आप, ठीक है। और डिफरेंट टाइप की आपने बीम्स पढ़ी, डिफरेंट टाइप के आपने सपोर्ट्स भी पढ़े, रोलर, रॉकर ना। तो फिर वो दूसरी बहस है कि वो टाइप्स क्या होती हैं सपोर्ट्स की, लेकिन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सपोर्ट्स 2 हैं। सपोर्ट्स बेसिकली जहाँ से ये मेंबर्स और ये जो फ्रेम है वो मिल रहा है, आके अटैच हुआ हुआ है, ठीक है। 2 हमारे पास सपोर्ट्स हैं। फिर नंबर 2 पे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था लोड एप्लीकेशन डिवाइस है, नीचे यहाँ पे जो ये दिया हुआ है ये आपके पास लोड एप्लीकेशन डिवाइस है, नंबर 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, विद अ फोर्स गेज। नंबर 3 पे नोट डिस्क है। नंबर 3 ये बहुत सारी नोट डिस्क लगी हुई है यहाँ पे, ये सर्कुलर ये है, ये सारी नोट डिस्क लगी हुई हैं, यानी जहाँ पे आके ये ट्रसेस की बार्स मिल रही हैं वहाँ नोट डिस्क है, ठीक है। नंबर 4 पे हमारे पास बार है विद मेजरिंग पॉइंट, ये देखें ये 4 पे आपके पास बार है और ये दरमियान में बेसिकली स्ट्रेन गेज लगा हुआ है, यानी इस पॉइंट पे फोर्स आपको पता की जाएगी।
और नंबर 5 पे बेसिकली फ्रेम है। ठीक है, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है एक्सपेरिमेंट से, ये जस्ट आपके इक्विपमेंट को एक तरह से प्रोटेक्शन दे रहा है। ठीक है, तो आई थिंक आपके सारे पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे इसके। अब ये 3 तरह के ट्रसेस के फॉर्म्स हैं, यानी इन 3 शेप्स में आप इसको, यहाँ पे जो हमारे पास इक्विपमेंट है, यहाँ जो बार्स के ट्रसेस स्ट्रक्चर हैं, उन्हें इन 3 अंदाज में आप ओरिएंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको रेड कलर से सपोर्ट के रिएक्शंस शो हो रहे हैं। ठीक है, अब ये जो अगर लिखा हुआ है ना ए, मैं आपको बता देता हूँ। अब ए और बी जो यहाँ पे दिया हुआ है, कोई एक तरीका देख लें, मिसाल के तौर पे ये वाला, कि अगर इस ओरिएंटेशन से इन ट्रसेस को अरेंज किया जाए तो यहाँ पे ये जो ऊपर वाली सपोर्ट है इसका एक नाम रख दिया भाई ए, आप चाहें कुछ और भी रख सकते हैं। ठीक है, और नीचे वाली दूसरी सपोर्ट है उसका नाम बी रख दिया। ये जो यहाँ पे फोर्स लग रही है ये अप्लाइड फोर्स है, जो कि ग्रेविटेशनल भी हो सकती है। सही है, क्योंकि वो बाय मीन्स ऑफ ग्रेविटी फोर्स लगा रहा होता है जो लोड एप्लीकेशन डिवाइस है। फिर आप देखें यहाँ पे ये जो लिखा है ना ए एच और ए वी, ये मतलब बता देता हूँ। ए एच का मतलब है कि जो सपोर्ट का रिएक्शन है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ए वी का मतलब है कि सपोर्ट पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है रिएक्शन का। और बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे बी का हॉरिजॉन्टल। अब बी पे आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो ये मेंबर है, ट्रस मेंबर, ये आके जुड़ ही हॉरिजॉन्टल ही रहा है। सही है ना, तो वर्टिकल फिर उसका कोई कंपोनेंट होगा नहीं, सपोर्ट बी पे वर्टिकल कोई रिएक्शन होगा नहीं, तो इसलिए वो बी वी शो किया ही नहीं है, सिर्फ बी एच शो किया है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें ए पॉइंट पे जो मेंबर है, ये वाला, जो भी दोनों मेंबर्स हैं आके, ये इंक्लाइंड वे में यहाँ पे सपोर्ट से ज्वाइन हो रहे हैं। जब इंक्लाइंड वे में ज्वाइन हो रहे हैं तो रिएक्शन भी फिर इंक्लाइंड वे में होगा, और फिर उसके दोनों कंपोनेंट्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ये हमारे पास बेसिकली नोड डिस्क है। नोड डिस्क वही जो आप देख रहे थे ना, कि जहाँ पे बार्स आके कनेक्ट हुई थी, एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। तो इस तरह ये दिखाई हुई है थोड़ी लाइट वे में, किस तरह बार्स आके मिलती हैं। फिर इनके दरमियान एंगल्स 45 भी हैं, यहाँ पे हमारे पास 30 भी है कहीं कहीं। स्पेसिफिकेशन इसकी, मतलब जो चीज़ें स्पेसिफाई कर देनी चाहिए इस एक्सपेरिमेंट में, वो है कि आप एक बार फोर्सेस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, पता कर रहे हैं स्टैटिकली डिटर्मिनेट ट्रस में। तो स्टैटिकली डिटर्मिनेट ट्रस का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपके पास ऐसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हों जो आप स्टैटिक्स के ज़रिए बाय अप्लाइंग स्टैटिक्स हासिल करें, और वो डिटर्मिनेट सिस्टम हो जहाँ उन फोर्सेस को आप कैलकुलेट भी कर सकें कि आपके पास अगर जितने नंबर ऑफ़ अननोन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ़ इक्वेशंस होती हैं अगर, तो वो एक डिटर्मिनेट सिस्टम होता है इक्वेशंस का। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 तरह के आपने देखे ट्रसेस की कंस्ट्रक्शन पॉसिबल थी, तो वही लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस ट्रसेस पॉसिबल। 2 सपोर्ट विद नोड डिस्क्स, जहाँ भी 2 सपोर्ट्स हैं हमारे पास एक्सपेरिमेंट में, जैसे अभी मैंने आपको बताई थी, ए और बी 2 सपोर्ट्स हैं, और कई जगह नोड डिस्क्स हैं जहाँ पे मेंबर्स आके या बार्स आके जुड़ी हुई हैं। लोड एप्लीकेशन डिवाइस भी आपके साथ विद फोर्स गेज माउंटेबल ऑन डिफरेंट नोड डिस्क। मैंने आपको बताया था कि वो जो लोड एप्लीकेशन डिवाइस है उसको नीचे वाली अलग अलग नोड डिस्क पे आप अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं या अटैच कर सकते हैं। फिर मेजरिंग पॉइंट्स हैं टू मेजर फोर्स ऑन ईच बार। मैंने आपको बताया था हर बार पे बेसिकली स्ट्रेन गेज है, और जिस पॉइंट पे वो लगा हुआ है उस पॉइंट पे वो फोर्स को पता करके देता है। और जाहिर सी बात है, आप ये अस्यूम करेंगे कि थ्रू आउट द मेंबर वो फोर्स फिक्स्ड है, वो चेंज थोड़ी हो रही होगी। अगर एक पॉइंट पे आपको बता रहा है स्ट्रेन गेज, तो वो थ्रू आउट द मेंबर, थ्रू आउट द बार, वो फोर्स की वैल्यू सेम होती है। फिर मेजरिंग एम्पलीफायर है, वही जो मैंने आपको बताया, एक बॉक्स होता है, डिस्प्ले बॉक्स होता है FL152, और फिर इसका एक सॉफ्टवेयर भी है। जाहिर सी बात है, कोई भी इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चल नहीं सकता विदाउट अ सॉफ्टवेयर। इनफैक्ट जो आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है उसमें भी एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, स्टोरेज सिस्टम मैंने आपको बताया था, हाउसिंग के लिए पूरा एक स्टोरेज होता है जहाँ पे आप बार्स को स्टोर रख सकते हैं, ये जो नोड डिस्क हैं ये भी रख सकते हैं, और फिर वापस इक्विपमेंट में लगा भी सकते हैं, और उसको निकाल के वापस हाउसिंग में रख भी सकते हैं।
एक्सपेरिमेंटल सेटअप इन फ्रेम, एक फ्रेम है जो आपने देख चुके हैं, ठीक है। आगे आते हैं, अब ये प्लेन ट्रसेस की बात की जा रही है। ट्रसेस की टाइप्स होती हैं, तो वी आर डीलिंग विद प्लेन ट्रसेस। वैसे मैं आपको इस पे जब इसका जो असाइनमेंट होगा वो बेसिकली इंशाल्लाह ट्रसेस के टाइप्स पे होगा, ठीक है। मतलब आप ट्रसेस के टाइप्स में आपसे एक असाइनमेंट ले लूँगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भाई जब आप खुद स्टडी करेंगे ट्रसेस किस किस टाइप की होती हैं, उसमें क्या होता है, ठीक है। अब प्लेन ट्रसेस बेसिकली ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो जिनमें स्ट्रेट बार्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रही थी। हमारे पास जो स्ट्रक्चर है इसमें स्ट्रेट बार्स हैं सारी, और बार्स जो हैं वो नोड्स से कनेक्टेड हैं, ठीक है। नोड्स वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे आके बार्स मिली हुई हैं। और सपोर्ट रिएक्शंस को जब हम पता करते हैं, ठीक है, तो हम फोर्सेस को और मोमेंट्स को कंसिडर कर रहे होते हैं। फोर्सेस को हम ये एस्यूम करते हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में, स्टैटिकली इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाते हैं। फिर हम किसी एक सपोर्ट के अबाउट मोमेंट लेते हैं तो वो भी ज़ीरो होता है, तो उसके ज़रिए भी आपको इक्वेशन मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि मोमेंट हो रहा है, मोमेंट नहीं हो रहा, मतलब आप ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम में होता है ना सिस्टम तो ट्रसेस का, तो मतलब जो नेट मोमेंट है वो भी ज़ीरो है और नेट फोर्स भी ज़ीरो है। तो यही चीज़ अभी आप आगे देखेंगे भी। फिर दो पॉइंट्स जो दिए हुए हैं कि बार्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर एट नोड्स सेंट्रली एंड फ्लेक्सिबली। बार्स जो हैं वो नोड्स पे कनेक्ट हुई भी होती हैं फ्रॉम देयर सेंटर्स और फ्लेक्सिबल होती हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस ओनली एक्ट ऑन द नोड्स। जो आपने देखा था कि वो जो लोड एप्लीकेशन डिवाइस था वो सिर्फ नोड से कनेक्ट हो रहा था। दीज रिक्वायरमेंट्स फॉर एन आइडियल ट्रस्ट इंश्योर दैट, क्योंकि हमने शुरू में ही बोला था हमारी ट्रस्ट जो है वो आइडियल है, नहीं जो हम बोल रहे हैं यही सब बातें हैं इसमें, कि इन बातों से पता चलता है कि जब ये ट्रसेस पे फोर्सेस लगेंगी फिर वो सिर्फ टेंसाइल और कंप्रेसिव नेचर की होंगी, और वो उसमें किसी किस्म की कोई बेंडिंग या टॉर्जन या इस तरह की चीज़ें जिनका ताल्लुक डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स से है वो शामिल नहीं होंगी। आगे चलते हैं। अब बेसिकली जो इसका थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब जो आप थियोरेटिकल मेथड या मैथमेटिकल मेथड्स हैं जिनके ज़रिए आप ट्रसेस में फ़ोर्स को कैलकुलेट करते थे, उसको ज़रा डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको ये पता हो कि जब आप एक्सपेरिमेंटल मीन्स से निकालते हैं ट्रसेस में या बार्स में फोर्सेस, और जो आप थियोरेटिकल मेथड यूज़ करते थे इन योर स्टैटिक्स कोर्स, तो फिर आप इनको कंपेयर भी कर सकते हैं। ऑल्दो ये कि अभी आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू लिसन टू मी। जी, तो सबसे पहला है मेथड ऑफ जॉइंट्स। आप देख रहे हैं ये एक खूबसूरत सी पिक्चर नज़र आ रही है, ये एक बेसिकली ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ ब्रिज के साइड्स में जो है बेसिकली पूरा एक नेटवर्क है ट्रसेस का। और इस तरह के ट्रसेस आपने प्रॉब्लम्स में देखे होंगे बस। तो इस तरह के ट्रसेस स्ट्रक्चर अब यहाँ पे तो आपको मेरे ख्याल कहीं इतना ज़्यादा नज़र आते होंगे, लेकिन ये दुनिया में ट्रसेस स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जगह जगह। अब इसी जैसी फिगर यहाँ पे बना दी है, यानी इसका एक हिस्सा ले लिया है, ठीक है। अब ये सबसे पहला है मेथड ऑफ जॉइंट्स। आप दो पढ़ते थे ना, मेथड ऑफ जॉइंट्स और मेथड ऑफ सेक्शंस, तो वो यहाँ पे ज़रा से डिस्कस कर लिए जाएंगे। कोई न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूँ मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आप क्या करते थे। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि ऊपर से लेट से एक ये फोर्स लग रही है, तो सबसे पहले हम काम ये करते हैं, जब भी आप मेथड ऑफ जॉइंट्स पढ़ रहे होते हैं ट्रसेस का, तो पहला काम आप ये करते हैं कि आप सपोर्ट पे रिएक्शंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहली इक्वेशन तो आप ये लगा सकते हैं ना इक्विलिब्रियम की, इन वर्टिकल डायरेक्शन, कि जो नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन है वो ज़ीरो है, यानी डाउनवर्ड फोर्सेस और अपवर्ड फोर्सेस बराबर होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डाउनवर्ड फोर्स F लग रही है और ये A पर और B पर जो रिएक्शन लग रहे होंगे या अपवर्ड लग रहे होंगे, तो यकीनन A पर जो रिएक्शन होगा वो F/2 होगा और B पर जो रिएक्शन होगा वो भी F/2 होगा। तभी तो F/2 और F/2 यानी अपवर्ड फोर्सेस और डाउनवर्ड फोर्सेस ये बराबर हैं, यानी अपवर्ड फोर्सेस का सम क्या हो जाएगा F/2 प्लस F/2 यानी टोटल F, और डाउनवर्ड फोर्स भी कितनी है F। तो मतलब इस तरह हम पता करते हैं। ये आपके पास क्या पता चल गया आपको, सपोर्ट पे रिएक्शंस कितने हैं। फिर आप क्या करते हैं, एक हिस्से को जो सपोर्ट पे, लेट्स से एक सपोर्ट आपने कंसिडर कर ली A ना, और A से जो मेंबर्स जुड़े हुए हैं उसको एक उसका सेक्शन कट करते हैं, तो यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब जाहिर सी बात है आपको ये तो पता चल गया कि सपोर्ट पे रिएक्शंस होंगे। अब आपको ये भी पता चल गया उसके वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या होंगे, तो ए वी यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन जाहिर सी बात है क्योंकि ये मेंबर्स इंक्लाइंड है
तो मेंबर्स में जो फोर्सेस लग रही होंगी वो इंक्लाइंड फोर्सेस हैं। ये वाला जो मेंबर है इसमें इंक्लाइंड फोर्स लग रही है, 45 डिग्री इंक्लिनेशन है। जबकि जो S2 है यानी सपोर्ट फोर्स इन नंबर 2 मेंबर, वो हॉरिजॉन्टल है क्योंकि ये मेंबर हॉरिजॉन्टल है। ठीक है ना। फिर आप क्या करते हैं, आपने सपोर्ट पे लिख लिया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट AH और वर्टिकल कंपोनेंट AV, और दोनों जो फोर्स उसके बार्स के अंदर जो फोर्सेस हैं उनको नाम दे दिए जैसे कि S1 और S2। फिर आप यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। थोड़ा इसको जूम आउट कर रहा हूँ मैं ताकि पूरा नज़र आए। हाँ, अब यहाँ पे आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाएंगे कि द नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन वो भी ज़ीरो होगी। तो नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगी, अगर आप अपवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव कंसिडर करते हैं तो AV को आप पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, यानी प्लस का AV और प्लस का S1 साइन 45, क्योंकि S1 का जो Y कंपोनेंट होगा उसके साथ साइन आ जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बचपन में कभी पढ़ते थे कि Fy इज इक्वल टू F sin थीटा और Fx इज इक्वल टू F cos थीटा, ऐसे ही पढ़ते थे ना। तो बिल्कुल इसी तरह कि S1 का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो S1 sin 45 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों प्लस में कि प्लस AV प्लस साइन 45 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि AV बराबर हो जाएगा माइनस S1 साइन 45 के। अब देखें, हम ना किसी भी आर्बिट्ररी डायरेक्शन में, जैसे कि यूजुअली हम सपोर्ट से आउटवर्ड हमेशा रिएक्शन की डायरेक्शन दिखा देते हैं। अब AV हमने दिखा दी अपवर्ड कि AV की डायरेक्शन है अपवर्ड। अब इसका मतलब हकीकतन ये नहीं है कि AV अपवर्ड होगा कि बस जो डायरेक्शन मैंने एस्यूम कर ली है वही होगी। मैकेनिक्स खुद आपको निकाल के बता देती है। अब मिसाल के तौर पे इस इक्वेशन से अगर आप देखें तो आपको आंसर मिलेगा कि AV जो है वो बराबर है माइनस S1 साइन 45 के, यानी AV का आंसर माइनस में आ रहा है। AV का आंसर माइनस में जो आ रहा है तो उससे आपको ये पता चल रहा है कि भाई आपने जो डायरेक्शन ली है ना, मैकेनिक्स आपको बता रही है इस वाली सपोर्ट पे जो रिएक्शन है टोटल वो अपवर्ड नहीं बल्कि डाउनवर्ड लग रहा है। क्यों? क्योंकि माइनस की साइन आ रही है। तो ये हम इस तरह एरोज बना देते हैं, तो इससे कोई मसले वाली बात नहीं है, आप बना सकते हैं। और देखिए ना, ये आप ऐसे भी पता कर सकते हैं कि अगर देखें S1 का जो देखें S1 तो इस डायरेक्शन में इंक्लाइंड है ना, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट तो अपवर्ड ही होगा। तो यकीनन इस हिस्से पे इक्विलिब्रियम आने के लिए ये AV जो है वो डाउनवर्ड होगा। अब अगर बात करें समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग हॉरिजॉन्टल, वो भी ज़ीरो होंगी अगर इक्विलिब्रियम में, क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो यहाँ पे आप देखें, फिर आप बोलेंगे अगर राइटवर्ड फोर्सेस को आप पॉजिटिव लेते हैं तो आप बोलेंगे प्लस का AH, फिर दूसरी एक और फोर्स S2 तो लगी रही है पूरी हॉरिजॉन्टल, तो प्लस का S2, और S1 क्योंकि इंक्लाइंड है तो इसका हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट हो जाएगा प्लस S1 cos 45। ठीक है, तो ये सब जीरो के बराबर आ जाएगा। तो इसके ज़रिए फिर आप दूसरी सपोर्ट पे वो निकाल लेते हैं AH। तो ये बेसिकली मेथड होता था, ये आप हर उसमें यानी हर नोट के लिए ये करते थे, अप्लाई करते थे। इसको आप कहते थे मेथड ऑफ जॉइंट्स। ये हर नोट के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो मेथड आता है ये आता है मेथड ऑफ सेक्शंस। ठीक है, कुछ लोग इसको प्रेफर करते हैं। मेथड ऑफ सेक्शंस थोड़ा टाइम बचा लेता है लेकिन होता कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें एकदम मोमेंट की भी इक्वेशन आई हुई होती है। तो जिन लोगों को डर होता है कि भाई गलती हो जाएगी तो फिर वो मेथड ऑफ जॉइंट से ही करें। मेथड ऑफ जॉइंट्स है आसान, लेकिन ये कि टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो बच्चे वो बोलते हैं ना कि वो ट्रस्ट का सवाल तो हो ही नहीं रहा, इतना बड़ा है। तो वो बड़ा बेसिकली होता है कि टाइम बहुत लग रहा होता है, तो मेथड ऑफ जॉइंट्स है, उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा होता है आपको। अब इसमें देख लें, अच्छा इसका पूरा नाम बताया हुआ है कि ये रिटर्स मेथड ऑफ सेक्शंस कहलाता है। सही है, आपने सिर्फ मेथड ऑफ सेक्शंस पढ़ा होगा, रिटर्स मेथड ऑफ सेक्शंस कहलाता है पूरा नाम इसका ये। अब इसमें इस तरह की, अब ये वही फिगर दे दी है यहाँ पे जो इक्विपमेंट की एक अरेंजमेंट की फॉर्म है यहाँ पे, ओरिएंटेशन। अब उसमें आपको ये बताया हुआ है, एक दफ़ा मैं इसको बैक करके ताकि क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ पे ना आप किसी एक जगह सेक्शन करते हैं, जैसे यहाँ पे दरमियान में इन्होंने सेक्शन किया। तो जब दरमियान में सेक्शन किया इन्होंने तो एक साथ S3, S2 और S1 से सेक्शन हो गया है। सही है।
एस जो है ना बार फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए और बी सपोर्ट फोर्सेस हैं हमारे पास, और सी नोड है, यहाँ पे ये नज़र आ रही सी एक नोड है, एल जो है बार की लेंथ है यहाँ पे जो दी हुई है, और हमारे पास S2 जो है वांटेड बार फोर्स, ठीक है, मतलब S2 आप निकाल रहे हैं। अच्छा, इसमें अब बताया हुआ है कि रिटर्स मेथड ऑफ सेक्शंस इज यूज्ड व्हेन ओनली सिंगल बार फोर्सेस नीड टू बी डिटरमिन इन अ ट्रस। अगर कोई एक आपको बार फोर्स कैलकुलेट करनी होती है एक ट्रस में, जब रिटर्स मेथड को आप अप्लाई करते हैं तो आपकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि सपोर्टिंग एंड एक्सटर्नल फोर्सेस आर नोन, यानी एक्सटर्नल फोर्स F आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, और जो सपोर्टिंग फोर्सेस हैं, यानी अगर आप S2 पता कर रहे हैं तो बाकी आपको फोर्सेस पता होनी चाहिए S1 और S3। इस तरह का जब न्यूमेरिकल आता है तो फिर आप मेथड ऑफ सेक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। द सेक्शन रन्स थ्रू 3 बार्स ऑफ विच 2 बार्स आर कनेक्टेड इन अ नोड। अब इसमें देखें ये जो नेटवर्क है 3 बार्स का है, यानी जहाँ से आपने सेक्शन किया है, ठीक है, और इन 3 में से 2 बार्स जो हैं वो एक नोड से कनेक्ट हुई हुई हैं। कौन सी? ये और ये S1 और S2 वाली जो फोर्सेस हैं ये कनेक्ट हुई हुई हैं, S3 वाली डिफरेंट नोड से है, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। S1 और S2 वाली जो फोर्सेस हैं ये सेम नोड से कनेक्ट हुई हुई है ना, जबकि S3 की नोड डिफरेंट है, ये बात वहाँ पे लिखी हुई है इन्होंने। In case of equilibrium of moments, it makes sense to choose the intersection of the 2 bar forces as the reference point। यानी जहाँ पे 2 बार फोर्सेस आके मिल रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं, देखें एक तो ये नोड है, दूसरी जो फोर्स है बार फोर्स वो ये है, इसकी नोड ये है, तो ये नोड्स आके मज़ीद का इंटरसेक्ट हो रही हैं पॉइंट सी पे, तो इसके अबाउट आप मोमेंट ले सकते हैं। यानी जब आप इक्विलिब्रियम कंसिडर कर रहे होंगे ना, तो इक्विलिब्रियम में मोमेंट की भी इक्वेशन आ जाती है कि द सम ऑफ ऑल टॉर्क्स या द सम ऑफ ऑल मोमेंट्स इज इक्वल टू 0। तो मोमेंट आप हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट लेते हैं, तो वो पॉइंट आप सी भी ले सकते हैं, पॉइंट सी। तो देखें आपने ये मोमेंट इसमें पॉइंट सी के अबाउट नीचे लिया है, ठीक है। वो भी मैं बताता हूँ इक्वेशन कैसे बनी। चलें इक्वेशन पे आ जाते हैं। अच्छा, एडवांटेज लिखा हुआ है, एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट इंडिविजुअल बार फोर्सेज विदाउट हैविंग टू कंसिडर एवरी नोड। मैंने वो बताया ना, ये टाइम बचा लेता है आपका। क्यों? आपको अब हर नोड पे नहीं जो है वो पूरी इक्विलिब्रियम की कंडीशंस अप्लाई करनी, आपको बस एक बार फोर्स अगर कैलकुलेट करनी है और 2 बार फोर्सेस अगर आपको पता हैं और एक्सटर्नल आपको फोर्स पता है, तो सो यू जस्ट कैन कैलकुलेट दैट सिंगल बार फोर्स बाय मीन्स ऑफ द मेथड ऑफ सेक्शंस, रिटर्स मेथड ऑफ सेक्शंस। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन अगर अप्लाई करें आप सिर्फ इस हिस्से पे, ये जो फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे बनाई है सेक्शन करके, तो सबसे पहले लेट्स से अगर आप वर्टिकल की लगाना चाह रहे हैं कि समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, तो अब ज़रा देख लेते हैं, फिर से वही कर लेते हैं कि जो अपवर्ड फोर्सेस हैं उन्हें पॉजिटिव और डाउनवर्ड को नेगेटिव। तो ये F जो है वो डाउनवर्ड है, F एक्सटर्नल फोर्स, तो ये माइनस की हो जाएगी, माइनस F, ठीक है। फिर आप अगर देखें S1 तो प्योरली हॉरिजॉन्टल है, तो आप उसको कंसिडर नहीं करेंगे वर्टिकल फोर्सेस में। S2 अगर देखें तो S2 बेसिकली हमारे पास इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। एंगल क्या होगा? S2 का एंगल 49 है, यानी आप बोलेंगे S2 साइन 49 जो है वो प्लस में या अपवर्ड डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होगा वर्टिकल। S3 का अगर देखें तो S3 का हॉरिजॉन्टल से एंगल यही वाला बन रहा होगा, क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्शन सेम है, ये वाली लाइन और ये सेम एक ही लाइन के अलॉन्ग है ना, तो यानी S3 का हॉरिजॉन्टल से एंगल बन रहा होगा 30 डिग्री। तो S3 का वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा पॉजिटिव S3 साइन 30। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी अपवर्ड होगा। इफ़ यू कैन ईजिली रिजॉल्व द वेक्टर्स, अगर आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का टॉपिक पता है। यहाँ पे इन्होंने एक गलती की हुई है कि S3 के साथ गलती से साइन 45 लिख दिया, 45 नहीं आएगा, यहाँ से आपको नज़र आ रहा है S3 के साथ साइन 30 आएगा, ठीक है। तो इस वाली पहली इक्वेशन आपको क्लियर है, वही मैं बोल रहा था, माइनस का F
प्लस का S2 साइन 49 और प्लस का S3 साइन 30 आएगा, 45 नहीं आएगा, ये गलत लिख दिया है। अभी जाहिर है यहाँ कोई सोल्यूशन थोड़ी कर रहे हैं, ये आपको बस बता रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं किस तरह करते थे। फिर आप आ जाएं इस पे, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का जो नेट सम होगा हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का वो भी ज़ीरो होगा। तो आप हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को देख लें। हॉरिजॉन्टल में लेट से अगर आप कह रहे हैं कि लेफ्टवर्ड फोर्सेस को आप नेगेटिव ले रहे हैं, राइटवर्ड को पॉजिटिव, यूजुअली यही कन्वेंशन होती है। तो आप देखें S1 प्योरली हॉरिजॉन्टल है, तो है ही पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टल, तो आप माइनस का S1 कह देंगे। S2 भी लेफ्टवर्ड क्योंकि लग रही है, तो यानी इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी लेफ्टवर्ड होगा, उसको आप क्या कहेंगे S2 cos 49, क्योंकि देखें S2 का एंगल 49 है, S2 cos 49 माइनस में। और S3 का अगर देखें तो S3 का हो जाएगा, वो भी माइनस में होगा क्योंकि S3 भी लेफ्टवर्ड है, तो S3 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा माइनस का S3 cos 30। तो देखें इन्होंने ये लिखी होंगी इक्वेशंस, ये देखें माइनस का S3 cos 30 माइनस का S1 और माइनस का S2 cos 49 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन आ गई आपके पास, ठीक है। फिर तीसरी इक्वेशन आपके पास मोमेंट्स की है, वो भी देख लेते हैं। आप ले रहे हैं मोमेंट अबाउट पॉइंट C। एक बात याद रखिएगा, C पे जब आप मोमेंट ले रहे हैं, आपको मैकेनिक्स जब आप पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, स्टैटिक्स तो आप पढ़ चुके हैं, आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जब भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स उस पॉइंट से पास हो रहा होता है जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट कंसिडर कर रहे होते हैं, तो वो फोर्स कोई मोमेंट क्रिएट नहीं करती। या आप खुद भी करके देख सकते हैं कि अपने घर के दरवाजे में आप दरवाजे को अगर खींचना शुरू कर दें, मतलब दरवाजे के बिल्कुल उस साइड खड़े हो जाएं कि जहाँ उसका एज होता है और उस तरफ से आप उसको खींचें, तो दरवाजे में कोई टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो आपकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो उसके उस पॉइंट से पास हो रही होती है जिसके अलॉन्ग उसका एक्सेस ऑफ रोटेशन होता है या जिसके अबाउट उसके मोमेंट्स कंसिडर हो रहे होते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे अगर आप देखें, यानी जो भी लाइन ऑफ एक्शन, जिस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट C से पास हो रहा होगा वो कोई मोमेंट प्रोड्यूस कर ही नहीं सकती। ऐसी कौन कौन सी फोर्स है? एक S3, क्योंकि S3 का अगर आप लाइन ऑफ एक्शन पीछे तक देखें तो C से जाके मिल रहा है, और दूसरी है S1 का लाइन ऑफ एक्शन देखें जाके C से मिल रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 4 फोर्सेस में से, यानी F, S1, S2 और S3, ये 4 फोर्सेस है ना, इन 4 में से 2 फोर्सेस तो मोमेंट्स में साइड लाइन हो गई, S1 और S3 साइड लाइन हो गई, क्योंकि S1 और S3 का लाइन ऑफ एक्शन उस पॉइंट से पास हो रहा है जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट्स कंसिडर कर रहे हैं। तो अब आपके पास वाहिद तो नहीं, कौन सी 2 फोर्सेस बची? एक एक्सटर्नल फोर्स F और एक मेंबर फोर्स S2। ये वो फोर्सेस हैं जो इस पॉइंट C के अबाउट मोमेंट क्रिएट करेंगी। तो अब आप क्या देखते हैं? फोर्स और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब अगर आप ये फोर्स F देख रहे हैं, ठीक है, तो इसका C से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? ये L, ऐसी है ना। अब इसमें फिर आप ये देखेंगे कि ये इसको जो इसमें रोटेशन प्रोड्यूस करेगी F फोर्स, वो किस डायरेक्शन में कर रही होगी? काउंटर क्लॉकवाइज में कर रही होगी। तो काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क्स को यूजुअली आप कन्वेंशनली पॉजिटिव लेते हैं, तो शायद इन्होंने भी पॉजिटिव लिया हो। तो देखें F इंटू L को इन्होंने पॉजिटिव लिया है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप काउंटर क्लॉकवाइज को नेगेटिव लें, तो फिर आपको क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, उससे भी सब इक्वेशन सॉल्व हो जाती हैं। अब अगर आप दूसरा देखें S2 इसको जो रोटेट करना चाह रहा है, मतलब S2 इज टेंडिंग टू रोटेट इट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ये तो आपको पहचान होनी चाहिए ना कि S2 अगर ये घूम जाता तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाता पूरा ट्रेस एलिमेंट अबाउट पॉइंट C। S2 से भी अगर आप देखेंगे, S2 के लिए भी कि S2 ये जो यहाँ पे लग रही है इस डायरेक्शन में फोर्स, इसका और C के दरमियान जो अब फोर्स भी जो आप लेते हैं ना, आप बोलते हैं फोर्स और मोमेंट आर्म दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो उनको प्रोडक्ट कर देते हैं मोमेंट के लिए, ऐसे ही करते हैं ना। तो अब आप अगर यहाँ देखें, अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस L ले रहे हैं तो L के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वर्टिकल फोर्स ही होनी चाहिए। तो S2 का आप वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे, और S2 का वर्टिकल कंपोनेंट क्या था?
S2 साइन 49, यहाँ से आपको पता चल रहा है क्योंकि एंगल 49 था। तो साइन 49 इसका वर्टिकल कंपोनेंट है और उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या मोमेंट आर्म है अबाउट पॉइंट C वो L होगा, और क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो वो नेगेटिव होगा। तो फिर वो आप ये करते हैं कि देखें इसको माइनस में लिया है, माइनस का S2 साइन 49 ये फोर्स हो गई वर्टिकल और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया L। तो टोटल 2 मोमेंट्स आ गए और ये मोमेंट्स भी इनका नेट क्या होगा, 0 होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये रिकॉल कर रहे थे कि इस तरह आप मेथड ऑफ सेक्शंस को प्रोसीड करते हैं। अब मैं कोई आपको न्यूमेरिकल थोड़ी करा रहा हूँ, वो तो आप कर चुके हैं, वी आर जस्ट रिकॉलिंग। आगे चलते हैं अब हम, ये काफ़ी लंबी बात हो गई इस पर। देखें ये बेसिकली दिखाई है पिक्चर उस वक्त की जब ये स्ट्रेन गेज जो हैं, ये इस पॉइंट पे मैंने आपको बताया था ना, हर बार के दरमियान में एक पॉइंट्स हैं जहाँ पे स्ट्रेन गेज है और ये सेंसर लगता है जाके, और ये इससे कनेक्ट हो जाता है बॉक्स से, ठीक है। और बॉक्स पे बेसिकली डिस्प्ले हो रहा होता है फोर्स की वैल्यूज़। तो ये हर जो बार है या हर मेंबर है, इसमें जो स्ट्रेन गेज लगा हुआ है, इसमें जितनी भी फोर्स इसके ज़रिए स्ट्रेन के ज़रिए कैलकुलेट होगी वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के ज़रिए यहाँ चली जाएगी। और फोर्स, क्योंकि यहाँ पे एक आपके पास फार्मूला लगा हुआ होता है, फीड हुआ होता है, जिसके ज़रिए फोर्स आपको पता चल जाती है और यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है, ठीक है। वही सॉफ्टवेयर है ना, क्योंकि इसके अंदर इसी चीज़ को आप कंप्यूटर पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये है, ये इस तरह का बॉक्स है, ठीक है, सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है ये, इसको आप कंप्यूटर पे फिर कनेक्ट कर सकते हैं। जब आप कंप्यूटर पे कनेक्ट करते हैं तो कंप्यूटर में भी सॉफ्टवेयर है। अब ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल है। अब ये बेसिकली आपके जो एक्सपेरिमेंटल आप प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसके ज़रिए जो आप कंप्यूटर पे या सॉफ्टवेयर पे जो वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है, जिनको फिर आप अपने मेथड ऑफ जॉइंट्स के ज़रिए या मेथड ऑफ सेक्शंस के ज़रिए जो आपने वैल्यूज़ निकाली हैं उनसे कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिकल के लिए बहुत बड़ा हो जाता है तो इसलिए फिर ये सब कुछ किया नहीं जाता, ठीक है। मतलब जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ ना, आम तौर पे मैकेनिक्स की लैब में इतना सब ये होता नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि आप वहीं पे एक पूरी सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं बैठे हुए, और फिर आप इससे देख रहे हैं इसमें भी कुछ मसले मसाइल हैं सॉफ्टवेयर में, पता नहीं यहाँ पे कुछ हैं मसले मसाइल, ये इसमें प्रॉब्लम आई हुई है। तो इसको करना मतलब प्रॉपरली पूरी तरह से ये हो जाए प्रैक्टिकल, सो इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क। लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपको इसके बारे में बता पूरा दूं कि ये होता क्या, इसका प्रोसीजर क्या है, ठीक है। करेंगे नहीं करेंगे तो खैर बात की बात है, लेकिन अब इसमें देखें आप हर मेंबर में ना फोर्स की वैल्यू आ रही है, 1 न्यूटन, कहीं -446। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव साइन सिर्फ किस चीज़ को शो कर रही होती है, डायरेक्शन को। कि अगर लेट से किसी हॉरिजॉन्टल मेंबर में पॉजिटिव 417 न्यूटन लिखी हुई है और यहाँ पे माइनस में लिखी हुई है, मतलब यहाँ पे राइट वर्ड होगी तो यहाँ लेफ्ट वर्ड होगी, ठीक है। अब इसमें पॉजिटिव 1 न्यूटन लिखी है मतलब अपवर्ड होगी फोर्स, यहाँ पे माइनस में 2 न्यूटन लिखी है मतलब डाउनवर्ड होगी फोर्स। अब कोई अगर इंक्लाइंड मेंबर में पॉजिटिव लिखी है, लेट से यहाँ लिखी है 5 न्यूटन, तो मतलब इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में होगी फोर्स, मतलब इंक्लाइंड अपवर्ड, इंक्लाइंड डाउनवर्ड नहीं। यहाँ पे लिखी हुई है -446, इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन ऐसे होगी, मतलब इस डायरेक्शन के अलाउ डाउनवर्ड, इंक्लाइंड डाउनवर्ड, इंक्लाइंड अपवर्ड नहीं होगी, इंक्लाइंड डाउनवर्ड होगी, ठीक है, इसलिए नेगेटिव है। यहाँ पे पूरा इन्होंने वो भी दिया हुआ है कलर का ना कम्बिनेशन, कि ये कलर की वैल्यूज़ हैं, मतलब आप सिर्फ कलर देख के भी पहचान सकते हैं कि 0 जो है वो ग्रीन वाले रीजन में आ रहा है, फिर जैसे जैसे पॉजिटिव वाले हैं उसको येलो, ऑरेंज, रेड से नॉन इंडिकेट किए हुए फोर्सेस को, और जो नेगेटिव यानी ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्सेस हैं उनकी वो ग्रीन से फिर वो थोड़े ब्लूइश और फिर डार्क ब्लू और वायलेट टाइप कलर तक जा रहे हैं, सही है। नीचे अगर आप गौर करें तो हर मेंबर का नंबर लिखा हुआ है, यानी मेंबर नंबर 1, यहाँ भी नंबर डले हुए हैं कि साइड में डला हुआ है ना, नंबर 1, मेंबर नंबर 1 है। फिर आपके पास मेंबर नंबर 2 कहाँ पर है, ये रहा मेंबर नंबर 2। फिर मेंबर नंबर 3 है, ये हर मेंबर लिखा हुआ है और आगे जो बॉक्स बना हुआ है उसमें न्यूटन में फोर्स लिखी हुई है। तो ये फोर्सेस की वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, फोर्स इन न्यूटन्स, ठीक है, ये सारी फोर्सेस इन न्यूटन्स। अब नीचे एक और आपको रो नज़र आ रही है, इसमें लिखा हुआ है नॉर्मलाइज फोर्स। नॉर्मलाइज फोर्स का मतलब ये होता है कि जो आपकी एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स ये लग रही है, लोड अलग से दी हुई होती है, F = -238 न्यूटन, जो लोड एप्लीकेशन डिवाइस के ज़रिए लग रही होती है। ये अगर आप हर फोर्स को ना, लेट से ये -635 है,
इसको आप डिवाइड कर दें एक्सटर्नल फोर्स से, तो ये आपकी नॉर्मलाइज फोर्स कहलाती है। अब खुद सोचें, F के लिए F कितनी है -238, जब नॉर्मलाइज निकालूंगा तो मैं इसको F से ही डिवाइड कर दूंगा, तो आंसर क्या आएगा 1, तो ये 1 लिखा हुआ है। मेंबर नंबर 10 में जो फोर्स है वो है -635 न्यूटन्स, तो इस -635 को जब आप -238 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.67। जब आप नंबर 9 जो मेंबर है इसमें 313 को जब आप दोबारा उस F से डिवाइड करेंगे यानी -238 से, तो आपके पास आंसर आएगा -1.32। और बिल्कुल इसी तरह जब आप मेंबर नंबर 8 में जो -446 लिखा हुआ है इसको डिवाइड करेंगे इस -238 से, तो आपके पास आंसर आएगा 1.87 एंड सो ऑन। ये पूरी लिस्ट चल रही है। यानी आपको पता चल गया कि नॉर्मलाइज फोर्स का मतलब है कि किसी भी मेंबर में जो फोर्स है डिवाइडेड बाय जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है बाय मींस ऑफ लोड एप्लीकेशन डिवाइस। ठीक है, सो आई होप आपको ये प्रैक्टिकल क्लियर होगा। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स प्रैक्टिकल है और इसमें मसले मसाइल ज़्यादा हैं, लेकिन एज फार एज द कॉन्सेप्ट इज़ कंसर्न यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट इट, बिकॉज इट इज़ अबाउट इंजीनियरिंग स्टैटिक्स। और इंजीनियरिंग स्टैटिक्स आप पहले भी पढ़ के आए ना, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कोर्स है ऐसा है कि कंटिन्यूशन में चल रहा है। डायनामिक्स को तो कह सकते हैं, बट स्टैटिक्स आप पढ़ चुके हैं लास्ट सेमेस्टर आई थिंक। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।